हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप तैयारी कंटिन्यूसली करते रहिए बिकॉज आपका नज़दीक में एग्जाम है और आपको तैयारी बहुत अच्छे तरह से करना चाहिए। आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का जो एनुअल एग्जाम हुआ था उसमें जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2022 का जो एनुअल एग्जाम है किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, उस सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर को हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला टाइम पे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये क्वेश्चन नंबर 51 है। क्योंकि जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा पैटर्न क्या था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पैटर्न लिया गया था। तो सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था उसमें एक बुकलेट पेपर बनाया गया था। उस बुकलेट पेपर में 1 से लेके 50 नंबर तक मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है, और 51 से लेके आपका 100 तक आपका साइंस का था। उसके बाद आपका SST का था। इस तरह का बुकलेट पेपर बनाया गया था। तो इसीलिए हमारा 51 ये सीरियल नंबर है। तो अब हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपको पूछा है क्या कि बल का यानी कि बल का क्या होता है। केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होती है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बल जो है ना, बल हमारा एक सदिश राशि है। और सदिश राशि हम किसे कहते हैं, हम उस राशि को सदिश राशि कहते हैं जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी देखा जाता है। ठीक है, तो परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, इसका हमारा तीसरा नंबर आंसर होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 52 यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या है ये आपको बताना होगा। इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है आपका। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक हमारा पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर हमारा होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का यूनिट क्या होता है हमारा, बल का यूनिट हमारा होता है न्यूटन, दैट मीन्स एन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक ऐसा यूनिट हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और दाब का और एक ऐसा यूनिट जो कि हमारे क्या होता है, पास्कल होता है, 1 PA। ओके, PA से हम इसको डिनोट करते हैं। तो पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये दोनों ही होता है। जब दोनों होता है तो हमारा यहाँ पे 3 नंबर आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 का सवाल है कि आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मात्रक हमारा हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो अगर हम इसे सूचित किस में करते हैं, हम इसे सूचित करते हैं H और Z से। इस प्रकार हम इसे सूचित करते हैं, H और स्मॉल z होता है, कैपिटल H एंड स्मॉल z से हम इसको सूचित करते हैं आवृत्ति। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे, यानी 54 दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4। इट्स क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ध्वनि संचरित हो सकती है, यानी किस 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 चीज़ों से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, संचरित हो सकती है। क्या केवल ठोसों में ही संचरित हो सकती है, द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, या फिर ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों में। ध्वनि जो है तीनों ही माध्यम से संचरित हो सकती है, केवल निर्वात में नहीं हो सकती। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, निर्वात में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठोस, द्रव, गैस इन तीनों अवस्थाओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, तीनों अवस्थाओं में संचरित होती है, लेकिन कभी भी निर्वात में नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर हमारा आंसर होगा, ठोस, द्रव तथा गैसों में। चलिए आते हैं 55 पे। 55 का सवाल है, बल क्या कर सकता है। बल क्या कर सकता है ये आपको बताना होगा। क्या बल गति बढ़ा सकता है, गति को घटा सकता है, वस्तु के आकार को बदलता है, या इनमें से सभी। बल जो है ना, बल के प्रभाव क्या होते हैं, बल के प्रभाव से किसी वस्तु का आकृति बदल सकती है, गति का घटना या बढ़ना हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर का सवाल है, कुएं से
पानी खींचना कैसा बल है? कुएं से पानी को खींचना, कुएं से पानी को खींचना यानी कि हम कुएं से जब पानी खींचते हैं तो हम उसे अपनी ओर खींचते हैं ना। कुएं से जब हम पानी निकालते हैं क्या करते हैं, उस पानी से भरा हुआ बाल्टी को हम अपनी ओर खींचते हैं, उसकी रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं। और अपनी ओर खींचने के लिए लगाए जाने वाले बल को अभिकर्षण बल कहते हैं, और अपने से दूर हटाने के लिए लगाए गए बल को हम अपकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर अभिकर्षण बल होगा। ठीक है, अभिकर्षण। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। बल और दाब का चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्कस में जाकर उसे देख सकते हैं और वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल। भार का मात्रक है। भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। देखिए, भार का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारे क्या होता है, न्यूटन होता है, एसआई यूनिट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58, दैट मीन्स 8 नंबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 पे आप सवाल देख सकते हैं। क्या है सवाल? हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, हम किसी अदीप्त वस्तु को कब देख सकते हैं ये आपको बताना होगा। हम किसी अदीप्त वस्तु को तब देख सकते हैं जब प्रकाश उससे परावर्तित होकर हमारी आँखों की ओर आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ देखिए, जब प्रकाश उससे हमारी आँखों की ओर परिवर्तित होता है तब हम क्या करते हैं, परावर्तित होता है, तभी हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें एक सड़क की, तो एक सड़क को हम तभी देख सकते हैं जब उस पर लाइट पड़ रही हो, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो, है ना। लाइट का रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 60 यानी ये 10 नंबर है। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं, उसे हम आइरिस के नाम से जानते हैं। आइरिस कहते हैं। आइरिस का काम क्या है, वो नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे ने यहाँ पे रेटिना पे दिया है, मार्क किया है रेटिना, यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, इसका गलत हुआ है। ठीक है, आप लोग थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, गलत आंसर को आप लोग नहीं चूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइरिस होगा। आइरिस का काम क्या है, ये नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए, और रेटिना की अगर बात करें तो रेटिना में जो है हमारा रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा का सुचालक लकड़ी, रबर, कागज या पीतल? पीतल है आपका। विद्युत धारा का सुचालक कौन होगा? पीतल होगा। ठीक है, लकड़ी, रबर, कागज ये सब नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 यानी 12 नंबर पर। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? क्या विद्युत धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, केवल रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय प्रभाव, या फिर ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव तीनों ही प्रभाव उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा जो है तीनों ही प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस जो है ये विद्युत का सुचालक है। यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है, इसमें नींबू का रस विद्युत का सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक यानी जो जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये तीनों ही धातु हैं। धातु ही विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, तो रबर जो है अधातु है और अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं, तो ये रबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 65 यानी 15 नंबर पे। वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट यहाँ पे होगा आंसर हमारा। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो ग्रेफाइट हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ग्रेफाइट यानी कि हम लोग जो पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल जो नोक है वो हमारे ग्रेफाइट है ना। ये एक अधातु होते हुए भी ये एक विद्युत का सुचालक है। चलिए आते हैं 16 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? आपका सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, सोडियम। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 यानी 17 पे। चलिए क्या है सवाल?
एक ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा एक ईंधन नहीं है, ये क्वेश्चन होगा। मृदा, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस। देखिए सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस ये तीनों हमारे ईंधन ही हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन मृदा जो है हमारा ईंधन नहीं है। मृदा हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 18 पे आते हैं। जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है? क्या जंगल में आग सर्दी के मौसम में जल्दी लगती है, ग्रीष्म, मानसून या वर्षा? तो आप समझ ही रही आंसर क्या हो सकता है इसका, ठीक है। राइट आंसर हमारे ग्रीष्म ही होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही जंगल में आग जल्दी लग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर। दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए क्या आवश्यक है? क्या दहन के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? तो दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के बिना दहन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमेशा दहन के लिए जो है ऑक्सीजन गैस की हमारा ज़रूरत होता है। चलिए अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 का सवाल क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक यानी जिसे हम सेकेंडरी पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूशन हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, राइट आंसर है हमारा CO2। चलिए आते हैं 71 यानी कि 21 पे आते हैं। आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है बोला है। इनमें से कौन सा आदर्श ईंधन गुण नहीं है? क्या वो सस्ता नहीं होना चाहिए, महंगा, सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध? इनमें से कौन सा आदर्श गुण के गुण नहीं है? तो महंगा होगा हमारा। आदर्श ईंधन हमारा अगर महंगा होगा तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श ईंधन के गुण क्या होने चाहिए? तो फिर चलिए आदर्श ईंधन के गुण को हम लोग समझते हैं। देखिए अच्छा 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप आदर्श ईंधन के गुण लिखा हुआ है ना। क्या है गुण, ध्यान से पढ़ते हैं गुण को। आदर्श ईंधन के गुण, आदर्श ईंधन का गुण क्या है? पहला गुण है इसका ज्वलन ताप कम होता है, ठीक है। इसका भंडारण और परिवहन आसान होता है। इसके दहन के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचते हैं और न ही कोई विषैला उत्पाद बनता है। इसका उष्मीयमान अधिक होता है। यह सरलता से उपलब्ध हो तथा सस्ता हो, महंगा नहीं हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, देख सकते हैं। आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ था कि वो महंगा हो। तो महंगा हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि महंगा वो नहीं हो। तो आदर्श ईंधन के गुण में महंगा नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं वही हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 यानी 72। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? एरोसोल एक बादल है, तो किन सूक्ष्म कणों का बादल है, ठीक है। क्या एरोसोल ठोस कण का बादल है, तरल का बादल है, या ठोस और तरल दोनों का है? एरोसोल जो बनता है वो ठोस कण और तरल कण दोनों को मिला के बनता है। तो 1 और 2 इसका दोनों ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एरोसोल के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है एरोसोल? एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन है। ठोस कणों और तरल बूंदों यानी कि तरल कण दोनों का निलंबन है, ठीक है। दोनों को मिला के एरोसोल बनता है, ठोस कण और तरल कण। तो यहाँ पे हमारा A और B दोनों ही आंसर होगा, देख सकते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए 73 यानी क्वेश्चन नंबर 23 पे। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यकता है? आग उत्पन्न करने के हमेशा हमें वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर वायु होगा, यहाँ पे गलत आंसर 3 नंबर हमारा उष्मान नहीं होगा। उस आग उत्पन्न होने के बाद तो उष्मा उत्पन्न होती है ना। तो पहले आग उत्पन्न करने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, बिना वायु का आग उत्पन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा या फिर पहले के ज़माने के लोग जो थे, जो लोग चूल्हे का यूज़ करते थे, लकड़ी के चूल्हे का यूज़ करते थे, वो लोग आग को तेज़ करने के लिए ना फूंक मारते थे। उसमें फूंक मारने से क्या होता है ना, आग तेज़ हो जाती है ना, तो आग उत्पन्न और हो जाती है। तो आग उत्पन्न करने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, बिना वायु का आग नहीं जल सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन की आवश्यक है। ऑक्सीजन यानी कि वायु की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आते हैं 24 नंबर। मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो बाह्य क्षेत्र भाग जो है ना सबसे गर्म होता है, बाह्य क्षेत्र। अब बाह्य क्षेत्र होता है कैसे, इसे हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए आते हैं मोमबत्ती के एक फिगर लेते हैं। देखिए ये हमारा मोमबत्ती का एक फिगर है, ठीक है। इस ध्यान से देखिएगा, सबसे गर्म वाला भाग क्या होता है? देखिए मोमबत्ती चाहे कोई भी ज्वाला है, उस ज्वाला में 3 रंग होते हैं, ठीक है। पहला रंग उसका क्या होता है, जो सबसे आंतरिक भाग होता है, सबसे अंदर वाला भाग, वो होता है हमारा पीला कलर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पीला कलर का है। तो जो पीला कलर का जो जलता है, वो जो ज्वलन है वो हमारा कम होता है, सबसे कम होता है। और जो लाल है वो
उससे थोड़ा सा गर्म होता है, नहीं कम गर्म होता है हमारा। और सबसे जो बाहरी वाला है जिसे हम देख सकते हैं ब्लू कलर का हमें दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का, ये सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर को अच्छे से, ध्यान समझिए फिगर को। सबसे गर्म भाग आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे है सबसे गर्म भाग, बाहरी ब्लू वाला, जो ये ब्लू वाला है, ये ब्लू लाइन है, ये सबसे गर्म भाग है। ठीक है, यानी सबसे बाहरी क्षेत्र है ये। और सबसे कम भाग कौन सा है, मध्य भाग जो है ना, ये सबसे कम गर्म है। सबसे कम गर्म मध्य भाग, यानी कि जो कि हमारा किस रंग का है, पीला रंग का, ये सबसे कम गर्म रहता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, उसके बाद हमारा क्या है, ऑरेंज कलर का, तो ये मध्य भाग से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है। और सबसे गर्म रहता है कौन सा, नीला भाग जो है सबसे गर्म रहता है। तो नीला भाग हमारा बाह्य क्षेत्र में है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, कि बाह्य क्षेत्र में जो है ना, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, कि बाह्य क्षेत्र का भाग सबसे गर्म होता है हमारा। इसका 1 ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, सिर्फ मोमबत्ती नहीं, कोई भी ज्वलन ताप जो है, कोई भी ज्वाला है, जब वो जलता है तो उसमें 3 रंग दिखते हैं। एक है हमारा पीला, एक है ऑरेंज यानी कि नारंगी, और है कि हमारा उसके सबसे बाहरी वाला वो है हमारा क्या, ब्लू। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, देखिए। तो सबसे जो ब्लू कलर का जलता है, यानी सबसे बाहरी भाग जो है वो सबसे गर्म रहता है। ठीक है, आई समझ में। तो बाह्य क्षेत्र हमारा क्या होता है, सबसे गर्म होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 25 पे। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है, सबसे ज़्यादा विषैला गैस है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारा सबसे ज़्यादा विषैली है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा विषैला नहीं है। सबसे ज़्यादा विषैली अगर बात करें हम विषैली की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर नहीं होगा, वहाँ रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 76 यानी कि 26 पे। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया गया था, किस जीव वैज्ञानिक, तो रॉबर्ट हुक। आप सबने पढ़ा ही होगा कोशिका के चैप्टर में कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, और उसी ने ही जो है कोशिका का नाम उसे दिया था। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, जो कि आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ये कितना, ये क्या होते हैं, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर दैट भी सामने से बहुत ही ज़्यादा छोटा, जैसे हम नगण्य मतलब देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना हम उससे देख नहीं सकता है। माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए आते हैं 28। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो संचरणीय रोगों का यानी कि किसके माध्यम से रोग ज़्यादा फैल सकते हैं, तो वो हमारा घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी जहाँ तहाँ भी बैठ जाते हैं, खाने में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, गंदगी से बैठ के आते हैं, अगर हमारा खाना ढका हुआ नहीं है तो वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो इससे हमारे रोग फैलते हैं। तो घरेलू मक्खी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चींटी से रोग नहीं फैलता है, ड्रैगन मच्छी से रोग नहीं फैलता है, ये क्या है, मकड़ी से भी नहीं फैलता है। घरेलू मक्खी जो है हमारा, इससे हमारा ज़्यादा रोग फैलता है। चलिए आते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं सभी जगहों में। ये मैंने सूक्ष्मजीव का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि सूक्ष्मजीव हमारे सभी जगहों में पाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी, ये हमारा आंसर 30। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां हैं, जंतुओं में जनन की 2 विधियां हैं, एक है क्या लैंगिक, एक है अलैंगिक, 2 प्रकार से जनन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 81 यानी कि 31 पे। नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है, नर तथा मादा का संलयन हमारा लैंगिक जनन कहलाता है, ये हमारा आंसर 1 नंबर होगा यहाँ पे, है ना। और अलैंगिक जनन जिसमें किसी भी एक प्राणी से यानी कि या तो नर से या तो मादा से किसी और का जन्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 82 यानी कि 32। अन्नप्रजक जंतु कौन से, अन्नप्रजक यानी जो अंडे देते हैं, अन्नप्रजक जंतु उन जंतु कहते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, सीधे शिशु को जन्म नहीं देते। तो यहाँ पे क्या है, मेढक है, छिपकली है, मुर्गी है, ये सभी हो गई। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ये सभी क्या है, अन्नप्रजक है। ठीक है, चलिए 83 यानी कि 33। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। यहाँ से हमें क्या एनर्जी मिलती है, कोशिका को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट आते हैं 84 34 पे। डेंगू परजीवी का वाहक है,
मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू का परजीवी का वाहक है। और अगर हम बात करें मलेरिया का वाहक कौन है, तो मलेरिया का है आपको मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा, मादा एडिस मच्छर डेंगू परजीवी का, और मादा एनोफिलिस मच्छर जो है ये है हमारा मलेरिया का। चलिए 85 पे, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हमारा पहले दिया हुआ है, जब उनका ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तभी उनकी जो जनन आयु है वो हमारा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऋतुस्राव होने के बाद ही। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 86 यानी कि 36, मलेरिया रोग का कारण है। प्रोटोजोआ मलेरिया रोग का कारण है। मादा एनोफिलिस जो मच्छर वो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ हमारा मलेरिया रोग का कारण है। ठीक है, जीवाणु नहीं है, जीवाणु ये नहीं होगा हमारा आंसर, यहाँ हमारा प्रोटोजोआ होगा राइट आंसर। ठीक है, गलत है यहाँ पे 3 नंबर, हमारा 1 नंबर होगा, प्रोटोजोआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। सामान्य अवधि 28 से 30 दिन की होती है, या तो 28 या तो 30, तो यहाँ पे हमारा 28 दिया है तो 28 दिन हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, 28 to 30 डेज के होता है मासिक जो स्राव है उनका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और जो जंतु कोशिका है उसके सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे होगा हमारा, क्योंकि ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं, ये तो सब आपको जानते हैं, उनको चूजा कहते हैं उनको। ठीक है, पिल्ला नहीं कहते, कुक्कुट नहीं कहते, बिलोटा नहीं कहते हैं, पिल्ला तो आपके गुत्तों के बच्चे कहते हैं। आते हैं 90 नंबर पे यानी कि 40 नंबर पे, शुक्राणु कैसे होते हैं। शुक्राणु किस तरह से होते हैं। शुक्राणु सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, छिन्न होते हैं। शुक्राणु जो है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। यहाँ पे आंसर हमारा बहुत सूक्ष्म होगा। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं 91 या कि 41 पे, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। कौन सा आहार चाहिए किशोर के लिए, यानी कि जो टीन एजर्स है उनके लिए सही भोजन कौन सा है। चिप्स नूडल केक, क्या चिप्स नूडल केक ये पौष्टिक आहार है। बिल्कुल नहीं। रोटी दाल सब्जियां, चावल नूडल्स बर्गर, शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन। आपका राइट आंसर आपको पता चल ही रहा है कि ये हमारा 2 नंबर होगा। ठीक है, रोटी दाल और सब्जियां, यही है तो हमारा है पौष्टिक आहार। ठीक है, जो कि टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आते हैं 92 यानी कि 42 पे, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। एड्स जो है ज़्यादातर हमारा एड्स तरल पदार्थ के ट्रांसफ्यूजन्स के वजह से फैलता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब हुआ कि मान के चलिए जैसे कि ब्लड चढ़ाना, जैसे अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और उसका ब्लड किसी और को चला जा रहा है तो हमारा उसको भी हो सकता है। भोजन करने से नहीं होता है, साझे कंधे के प्रयोग से है ना, कंधे सटने से ऐसे नहीं होता है, मच्छर के काटने से भी नहीं होता है। क्या होता है, रुधिराधन से होता है, यानी कि ब्लड फ्यूजन से, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो है ना किसी व्यक्ति को फैल सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा, 4 नंबर नहीं होगा, मच्छर काटने से नहीं होता है। ठीक है, रुधिराधन से होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। ये 43 है, 93 दिख रहा है आपको। निम्न में कौन प्रतिजैवी है, कौन एंटीबायोटिक है, ये आपको बताना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल ईस्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपका क्या है, ये एक प्रतिजैविक है, एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 यानी 44। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग हम अल्कोहल के उपयोग में करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए ईस्ट का उपयोग करते हैं, अल्कोहल। यहाँ पे 2 नंबर राइट आंसर है हमारा, 2 नंबर। अब आता है 95, आत्महत्या का थैला कहलाता है। लगभग लाइसोसोम रिक्तिका केंद्रिका। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अब लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला क्यों कहा जाता है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में हम समझते हैं। देखिए लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है। लाइसोसोम एक पाचक एंजाइम है। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं। अगर कभी कोशिका नष्ट हो जाती है ना, लाइसोसोम क्या एक पाचक एंजाइम है, तो जब कभी भी कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम क्या तो फट जाते हैं, और फटने से वो लाइसोसोम में जो एंजाइम है ना, वो अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं या खा लेते हैं, अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती के थैले कहते हैं। जब वो अपनी ही कोशिका को खा लेंगे और बहुत सारा मात्रा में कोशिका को खाए जाएंगे, तब हमारे शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि कोशिका के सहारे से ही हमारे पौष्टिक जो भी हमारे शरीर में जो भी घटनाएं होती है कोशिका के वजह से ही हो पाती है।
तो कोशिका अगर सभी कोशिका को अगर लाइसोसोम एंजाइम खा लेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है, और हमारी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैले या फिर आत्मघात का थैला कहा जाता है, ठीक है। आई समझ में? चलिए, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, 95 का 2 नंबर होगा। अब आते हैं हम लोग 96 पे। 96 यानी कि 46 है। लड़कियों की अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है, यानी लड़कियों में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है ये बताना होगा। तो लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट 97 यानी कि 47 है ये। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? दूध को दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु है जो कि दूध को दही में बदलता है, ठीक है। 98 यानी कि 48 नंबर। प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का निर्माण हमारा कहाँ होता है? राइबोसोम में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में, गल्जिका में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन 2 ही, ठीक है। 99 यानी कि 49 नंबर। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु, जो जीवाणु की वजह से होता है, जीवाणु जनित रोग जो होता है हमारा, वो चेचक जो है, यानी कि जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, ये हमारा जीवाणु जो एक रोग है, ये हमारा फैल सकता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है 100 यानी कि 50 क्वेश्चन है। 50 का क्वेश्चन है, हार्बन क्या है? हार्बन एक भौतिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ क्या है? तो हार्बन जो है एक रासायनिक पदार्थ है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आंसर होगा। हार्बन भौतिक पदार्थ नहीं है हमारा, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे डन होता है। ये हमारे 2022 में पूछे गए सवाल था कि ये इस तरह का सवाल हमारा 2022 में पूछा गया है। हो सकता है कि इनमें से कुछ सवाल को रिपीट हो जाए 2023 में भी, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा, आंसर सब भी इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, बार रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, आज इसका सेशन हम लोग इतना तक ही रहता है। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, और अगर चैनल पे नहीं है तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोज़ के अपलोड आपको मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।